नमस्ते। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक मुस्लिम तुष्टीकरण की दिशा में जो सारा कार्यक्रम जा रहा है और जो आपने देखा कि किस प्रकार से एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग कुरान के बराबर स्थापित किया जा रहा है, कि बड़ा झटका लगा है। वो बड़ा झटका ये लगा है कि एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज, एनजी आचार्य एंड डीके मराठे कॉलेज, ये एक ही कॉलेज है। इसने अपने कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज, इसने अपने कॉलेज में ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करके बुर्का, निकाब, हिजाब, कैप, स्टोल, ये सारी चीज़ें बैन कर दी थी, क्योंकि ये अधिकतर चीज़ें जो थी वो लड़कियों द्वारा देखने में आ रही थी। जो लड़कियों का कुछ तो फैशन के हिसाब से इस प्रकार की स्टोल और कैप और इस तरह की चीज़ें लगा के आ रही थी, और बाकी जो मुस्लिम लड़कियां थीं वो आ रही थी अपने हिजाब में, तो कोई ना कोई तो कुछ तो फुल बुर्का पहन के आ रही थी। तो उन्होंने इसके ऊपर इसको चैलेंज कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में, इस बैन को। लेकिन उनके लिए बड़ी बुरी खबर ये है कि ये बैन जो है अपहोल्ड कर लिया गया है। वो कर्नाटका हाई कोर्ट की जो फुल बेंच का डिसीजन था जस्टिस आर अवस्थी का, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि भैया ये जो तुम्हारा हिजाब और निकाब है ये कोई इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। किसी भी तरह से इसको इस्लाम की कोई इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कहा जा सकता। जो हर चीज़ कुरान में लिखी हुई है वो रिलीजियस इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो बताई हुई है, जो आलिम उलमा है और हदीस में सब में बताया हुआ है कि भाई वो तो वो 5 हैं, यानी कि जो है वो आपके तौहीद है, और आपके नमाज है, हज है, और हज के साथ साथ आपके बाकी 2 और हैं, ये ज़कात है। तो ये 5 हैं उसमें। तो जब ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो आप किस प्रकार से इसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें चैलेंज कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कॉन्शियंस के ऊपर बहुत विस्तृत जजमेंट आया था कर्नाटका हाई कोर्ट का, जिनमें उन्होंने इस सारी जो पूरा कुरान को एग्जामिन करते हुए ही ये डिसमिस कर दिया था कि भाई ये चीज़ मान्य नहीं है। ये हिजाब और निकाब जो है किसी भी तरह से इसेंशियल नहीं हो सकते, एक बात। और दूसरी बात, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो सेकेंडरी राइट है। जी हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सेकेंडरी राइट है, ये फर्स्ट राइट नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस समय जो हमारा जो विपक्ष है वो अचानक हमलावर हो रहा है, और हमलावर ये हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको जो है हिंदू एकता का तोड़ मिल गया है, और हिंदू एकता के तोड़ के जवाब में वो न केवल हिंदू देवी देवताओं पर प्रहार कर रहा है, जैसे कि आप ये देखिए कि अकललेस, मिस्टर अकललेस ने आज कल एक बड़ा ही हास्यास्पद काम किया कि उन्होंने को अवधेश कुमार है जो वहाँ का एमपी है, उसको सामने खड़ा करके कहा कि भैया ये अयोध्या के राजा ये हैं। अरे मूर्ख अखिलेश, वो तू तो पूरी तरह से जो है वो चरणों में बैठ गया है, गुलामी कर रहा है, अब्दुल हो गया है। अयोध्या के राजा भगवान राम के अतिरिक्त कोई हो नहीं सकते। जो कोई यह प्रयास करेगा, ये बात अलग है कि भाई कुछ गलतियां जो हैं वो रही होंगी, तो वो आप अयोध्या नहीं जीते हो, ये ध्यान रखो। अयोध्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। आप अभी भी जीते हो तो फैज़ाबाद जीते हो, और फैज़ाबाद अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी के अतिरिक्त उसके अलावा जो है वो 4 और कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे आप जीत गए हो, तो उसको लेके आप चूहा जो है वो हल्दी की गांठ लेके पंसारी बनने का प्रयास कर रहा है। ये ना करे, क्योंकि ये जो सारे प्रयास हो रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को लाल किताब की तरह दिखाया जा रहा है, ऐसे बताया जा रहा है कि यह लाल किताब है मार्क्स की, जिसमें एक भी कॉमा फुल स्टॉप चेंज नहीं हो सकता, या फिर कुरान की तरह है जिसमें एक भी कॉमा फुल स्टॉप चेंज नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो कांग्रेस पहले अपनी कैफियत दे कि सबसे ज़्यादा जो उसने चेंजेस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या था। फिर क्या वो कुरान की तरह है। और पूरी तरह से जैसे सनातन धर्म के विरुद्ध जो वातावरण बनाया गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी कमज़ोरी है कि उन्होंने सनातन धर्म को
ज़मीन पर उतरकर डिफेंड नहीं किया। यदि उन्होंने यह किया होता तो इनका यह कुत्सित प्रयास सफल नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को भी उसको इसलिए दोषी ठहरा रहे हैं कि वो अपने लोगों का बचाव नहीं करती, अपने निष्ठाओं को पूरी तरह से वो समर्थन नहीं देती, जो उसके साथ में खड़े हुए जो वैचारिक लोग हैं उनको समर्थन नहीं देती। वो बस यही सोचती रहती है कि ये लोग तो करते रहे, हाँ ठीक है, समर्थन यदि मिल जाएगा तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हमें ना उतरना पड़े। यानी कि लड़ाई लड़नी है लेकिन हमें अखाड़े में ना उतरना पड़े। तो भैया बिना अखाड़े में उतरे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ये कब तक इनकी समझ में आएगा? समझ में तो आना पड़ेगा ना। वैसे भी चुनाव के बाद से एक माहौल बन गया है और यह माहौल जो है ये भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता में बन गया है, भारतीय जनता पार्टी के जो सेकंड लाइन के जो नेता हैं उनमें बन गया है। उनके बयानों में आपने सुना है, भले आपने जेडीयू वाले देवेश ठाकुर को सुना हो या आपने गिरिराज सिंह को सुना हो या आपने हेमंत बिश्व शर्मा को सुना हो, बाकी और भी लोग जो हैं वो सब अंदर अंदर सब बातें कर रहे हैं कि जो पूरा का पूरा प्रयास किया गया मुस्लिमों को लुभाने का और मुस्लिमों को दुनियावी सुविधाओं से लुभाने का, वो बिल्कुल काम नहीं आया, क्योंकि उनके लिए दीन ही सब कुछ है। जब दीन की दावत आती है तो दुनिया जो है वो पूरी तरह से पीछे खिसक जाती है। तो दीन की दावत उनको दी गई उनके आलिम उलमा द्वारा और उन्होंने दीन को कबूल किया और आपके जो भी दुनियावी आपने मरहले उनको दिए थे उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। इसलिए यह जो जजमेंट आया है इसका भी ठीक से प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। जो पूरा एक वैश्विक माहौल बन रहा है, यानी कि वैश्विक माहौल को देखिए कि कल एंटनी ब्लिंकन खड़े होकर बोल रहे हैं कि भारत में माइनॉरिटीज़ का, विशेषकर एक कम्युनिटी का, उनका मतलब मुसलमानों से था, कि साहब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के साथ साथ में हेट स्पीच और एंटी कन्वर्शन लॉ लगाए जा रहे हैं। तो इनसे पूछ लो कि तुम्हारे यहाँ क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, या कि तुम्हारे यहाँ यह लोगों को स्वतंत्रता है कि कहीं भी जाके सड़क के ऊपर कब्जा करके और वहाँ पर दरगाह या मस्जिद बना ले? क्या हो सकता है अमेरिका में ऐसा? तो जब अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता तो भारत में क्यों होगा? कनाडा का ही उदाहरण सामने है। जब भारत में यहाँ पर पूरे दिल्ली को घेर करके रखा 1 साल, और मैं ये मानता हूँ कि जो इकबाल ख़त्म हुआ है ना, मोदी को आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इकबाल ख़त्म हुआ है या महाराष्ट्र में, वो इन्हीं कमज़ोरियों के कारण हुआ है, क्योंकि लोगों ने ये देख लिया कि भैया ये जो है ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं मजबूती की, लेकिन जो मजबूत काम जब करने को होता है तब नहीं करते हैं। अब इसमें गलती किसकी थी? मोदी की थी या अमित शाह की थी? लेकिन वो गलती तो साफ साफ दिखाई पड़ी और उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के बंदे ने, देखिए उत्तर प्रदेश का बंदा जो है वह एक मजबूत तगड़ा एक लीडर चाहता है। यही हाल आपके हरियाणा और पंजाब में भी है। यदि आप मजबूती और दृढ़ता नहीं दिखाएंगे, इन्हीं के ऊपर आपने लाठीचार्ज और जम के आपने वाटर कैनन करके इनको भगा दिया होता, जैसे बाद में किया था हरियाणा में। हरियाणा में जब दूसरी बार घुसने की कोशिश की थी तो जिस तरह से ड्रोन से आंसू गैसें चलाई थी ना, ये कर दिया होता ना पहली बार तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस तरह से टिकैत के सामने आपने घुटने टेके, जिस तरह से आपने ये पूरी फार्म लॉबी के सामने घुटने टेके, जिस तरह से आपने ये फार्म लॉ वापस किया, वो उससे कोई भी अच्छा संदेश नहीं गया। तो ये जिस तरह से मुसलमानों को एक प्रकार से पूरी तरह से संजीवनी दी गई, उनके लिए अलग अलग माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तरफ से अलग अलग बनाए गए सुविधाएं दी गई, अलग अलग स्कीमें दी गई। यद्यपि ये कहा जाएगा कि भाई उनका एलोकेशन जो था वो 5,000 करोड़ से घटा के 3,000 करोड़ कर दिया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आपको वक्फ एक्ट तो हटाना ही पड़ेगा, जो सबसे बड़ा नासूर है। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में काशी, मथुरा और अन्य जो बड़े बड़े हमारे स्थल हैं, कम से कम ऐसे 50 स्थलों को चिन्हित करके उनको हिंदुओं को हैंड ओवर करना ही पड़ेगा। आपको टेम्पल्स में से सरकारी कब्ज़ा हटाना ही पड़ेगा। अब यदि आप यह नहीं करते हैं तो यही माना जाएगा कि आप अभी भी मुसलमानों का तुष्टीकरण करने पर आमादा हैं
और कोर्ट द्वारा साफ साफ कह देने के बाद भी अभी तक हिजाब बैन का कोई एक कानून नहीं आया है। आप याद कीजिए कि किस तरह से बुरखे की आड़ में कोलंबो में कितनी बड़ी घटना की गई थी, आतंकवादी घटना की गई थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और उसके बाद श्रीलंका में पब्लिक प्लेसेस में बुर्का, निकाब, हिजाब सब बैन कर दिया गया था। क्या हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आतंकवादी जो हैं वो बुर्के और निकाब और हिजाब की आड़ में इस प्रकार की कोई घटना का अंजाम दें? कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो कहा है और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा है, उसको देखते हुए सरकार को एक पूरा कानून लाना चाहिए। और ये हिजाब, निकाब, बुर्का जो है न केवल शैक्षणिक संस्थाओं से बल्कि पब्लिक प्लेसेस में भी पूरी तरह से बैन होना चाहिए। कोई भारत अकेला नहीं होगा उसमें। कोलंबो से सीखिए, वहाँ आतंकवादी घटनाएं हुई इन कारणों से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय आया है और इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार को अपनी सारी मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसीज़ को रिव्यू करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।